हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल साइंस के जो हमारा क्लास था उसमें क्लास नंबर 4 हम कंप्लीट किए थे। आज हमारा क्लास नंबर यहाँ 5 होगा, मतलब प्रैक्टिस सेट हम 5 देखेंगे। ठीक है, जनरल साइंस में यहाँ पे हम एएलपी और टेक भर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पर देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों में जितने लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी क्लास में अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट करेंगे, आपके लिए फिर से हम उसको बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह से है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, कोई आपका रबड़ है, ठीक है, तना हुआ रबड़ बैंड है, तो ठीक है, तो इसमें किस तरह की ऊर्जा होगी ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, किस तरह की ऊर्जा, तो तने हुए रबड़ बैंड में जो भी ऊर्जा होती है किस रूप में होती है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में यहाँ पे होती है। स्थितिज ऊर्जा जो होती है ये आपके mgh के बराबर होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसको कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होती है। जो आपका m होता है ये आपका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। g गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, और h जो होती है ये आपकी ऊंचाई होती है। ठीक है, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। इसको यहाँ पे इसको याद रखिए, ये h आपकी ऊंचाई हो गई, तो ये होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति या उसके किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, आपकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ये आपकी हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट यहाँ कमेंट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है। ठीक है, एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है। ठीक है, ब्रायोफाइटा समूह ये हो जाएगा आपको, ब्रायोफाइटा में समूह में रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्रायोफाइटा समूह होता है इसको भी याद रखेंगे कि ब्रायोफाइटा जो समूह होता है इसको एम्फीबियन वर्ग कहते हैं। ठीक है, बायोफाइटा जो वर्ग होता है, जो बायोफाइटा समूह होगा वो आपका वनस्पति जगत को, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग उसको कहते हैं। ठीक है, वनस्पति जगत का, यहाँ का आप लिखें यहाँ पे कि वनस्पति जगत जो होगा, वनस्पति जगत के यहाँ पे एम्फीबिया, एम्फीबिया एम्फीबिया वर्ग यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कि ब्रायोफाइटा समूह को वनस्पति जगत के, वनस्पति जगत का यहाँ पे एम्फीबिया वर्ग इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, वनस्पति जगत का इसको एम्फीबिया वर्ग कहते हैं, ब्रायोफाइटा समूह को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपका था कि एम्फीबिया पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया, तो ब्रायोफाइटा में इसको रखा गया है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, ठीक है, कोई वस्तु है और उससे तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है कि वस्तु की विस्थापन कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको पता है विस्थापन क्या होता है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। ठीक है, ये आपका फाइनल पोजीशन और ये आपका इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन के बीच की जो दूरी होती है, ये आपकी जो दूरी होगी ये क्या कहलाएगी, ये आपके विस्थापन कहलाती है। ठीक है, विस्थापन ये आपकी कहलाती है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि जो वस्तु की यहाँ पे अंतिम दूरी और यहाँ पे जो प्रारंभिक स्थिति के जो आपकी जो इनके दोनों के बीच की जो दूरी होगी आपके विस्थापन कहलाती है। ठीक है, विस्थापन जो होती है एक सदिश राशि होती है। ठीक है, सदिश राशि होती है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी आपको पूछता है। ठीक है, सदिश के बारे में बहुत ज़्यादा तो हम जैसे अलग से नहीं पढ़ाएं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक बार आप लोग के आपके लिए जो आप जो क्वेश्चन होता है उसमें जो भी आपके टॉपिक आते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं उसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, तो ये सदिश राशि होगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, न तो बनाया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, तो वो है आपका एनर्जी, ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और विश्व की कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। ठीक है, जो विश्व की कुल ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, नियत होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ऊर्जा एक क्या होती है, ये अदिश राशि है। ठीक है, ये क्या है, अदिश राशि होती है ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, एक से दूसरे रूप में यहाँ पे रूपांतरण किया जाता है,
इसको भी रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है एनर्जी को। ठीक है, और कार्य करने की जो किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उस वस्तु की क्या कहलाती है, ऊर्जा कहला सकता है। नहीं नष्ट किया जा सकता है, वो आपका एनर्जी होता है। ठीक है, किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसका क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। इसको याद रखेंगे। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा है कि एक लेंस में इतना डायोप्टर की शक्ति है। ठीक है, इतना डायोप्टर यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है, यहाँ पे एक तरफ याद रखेंगे कि लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता जो है ये आपकी डायोप्टर होती है। ठीक है, डायोप्टर होती है, इसको याद रखेंगे। इसको डी से रिप्रेजेंट करता है जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो लेंस की इतना यानी कि पी की क्षमता यहाँ पे मतलब क्षमता पी इक्वल्स टू ये होता है 1/f। ठीक है, ये आपका मीटर में होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, पी इक्वल्स टू 1/f ये होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद करेंगे कि लेंस की किस्म क्या होगी। तो यहाँ पे अगर आपको f निकालेंगे, ठीक है, तो f कितना हो जाएगा, 1 बाई यहाँ पे p हो जाएगा, यानी कि 1 बाई यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे पॉइंट प्लस 2.0 है यहाँ पे, और ये मीटर में है तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 0.5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0.5 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, और ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस, यही माइनस होता था उत्तल होगा, लेकिन यहाँ उत्तल लेंस आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस यहाँ पे 0.5 मीटर ये पर निकल के आ जाएगा। कि ये आपको किस्म पूछ रहा है कि ये किस्म बताइए और इसकी क्या करिए, फोकल लंबाई बताइए। तो 0.5 मीटर फोकल लंबाई और किस्म क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिए अगला क्वेश्चन आपको कहा गया कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस रूप में यहाँ पे संग्रहित होती है। तो आपको ग्लाइकोजन में यहाँ पे संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्लाइकोजन। ठीक है, इसको भी कई बार हम देख चुके हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कारों में ब्रेकिंग पैड में के गुण के कारण उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो ब्रेकिंग पैड होता है वो किसके गुण के कारण यहाँ पे उपयोग किया जाता है, ये आपको पूछ रहा है। तो वजन वेग और बल तनाव की क्रिया, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, ठीक है, घर्षण का शून्य प्रभाव, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव। तो ये घर्षण का सकारात्मक प्रभाव जो है इसके कारण क्या किया जाता है, कारों में जो ब्रेकिंग पैड होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घर्षण के सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है कारों में ब्रेकिंग पैड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोपेन है इसको अगर आप ध्यान से देखें कि प्रोपेन कह रहा है, तो प्रोपेन के लिए देखिए एल्केन ग्रुप होता है। हम कल भी बताए थे, ये होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्कीन, ये हो एल्केन, एक होता है एल्काइन। ठीक है, एल्काइन ये होता है CnH2n+2, और ये होता है CnH2n, और ये होता है CnH2n-2। ठीक है, -2 एल्केन ग्रुप का रहा प्रोपेन। प्रोपेन ये एल्केन ग्रुप का है। तो प्रोप के लिए कितना लेते हैं, कार्बन 3 लेते हैं। तो कार्बन अगर 3 लेंगे तो एल्केन के फार्मूले में हम फिट करेंगे तो ये हो जाएगा C3H2n है, यानी कि 2 × 3 प्लस का 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा C3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, यानी कि C3H8, ये आ जाएगा C3H8। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो एल्केन का अगर एल्कीन रहता अगर वहाँ पे प्रोपीन कहता तो प्रोपीन फिर कार्बन के लिए C, और फार्मूला आपको ये यूज़ करते CnH2n एल्कीन ग्रुप के लिए। तो ये हो जाएगा C3H6 होता है, ये आपकी प्रोपीन हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी प्रोपीन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से चेक किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला है कि निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिनाफैथिलीन। ठीक है, पीएस यानी कि कौन से यहाँ पे संकेतन का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता, तो आपकी होती है फिनाफैथिलीन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि पीएच जो वैल्यू निकाला जाता है उसका अलग अलग जो मान होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए पीएच का वैल्यू कहाँ से होता है कि यहाँ से 0 से लेकर यहाँ पे कितना के बीच होता है, 14 होता है, बीच में कहीं यहाँ पे 7 होता है। अगर पीएच का वैल्यू आपका यहाँ पे 7 से मतलब 7 के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी होती है उदासीन। ठीक है, उदासीन होती है। अगर 7 से कम है, ठीक है, जो पीएच का वैल्यू है वो आपके यहाँ पे 7 से कम है तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इधर 7 से कम हो जाएगा तो ये आपकी एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, एसिडिक मतलब अम्लीय हो जाएगी। 7 से ज़्यादा है, ठीक है, 7 से अगर ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगी, ये क्षारीय हो जाती है। ठीक है, क्षारीय। तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी आपके पीएच वैल्यू के ऊपर ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 7 से कम है पीएच तो उदासीन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, उदासीन होगा। ठीक है, 7 के बराबर है तो उदासीन होता है।
इसको भी याद रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिनाइलएथिलीन। अगला है, देखिए अगला है यहाँ पे, निम्न में से किसी धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता। यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है नहीं जा सकता, आसानी से नहीं काटा जा सकता, ठीक है। चाकू से काटा जा सकता है यहाँ पे सोडियम ज़्यादातर आता है, ठीक है। आपको सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम, लिथियम, इसको काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नहीं काटा जा सकता, ये आपका पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम इसका आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम को नहीं काटा जा सकता, ठीक है। एल्युमिनियम जो होता है इसका Al इसका सिंबल होता है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है, ये होता है आपका 13, और एटॉमिक वेट की बात करें तो ये कितना होता है, 26.97 होता है, ठीक है। ये विद्युत और उष्मा का क्या होता है, विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एल्युमिनियम विद्युत और उष्मा का क्या होता है, सुचालक, कुचालक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस तरह से कोई आपको आंसर जो है बना के देते हैं 4 ऑप्शन में, तो ये इसको याद रखेंगे, सुचालक होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक वेट 26.97। एल्युमिनियम जो है जिससे चाकू से नहीं काटा जा सकता, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को काटा जा सकता है आसानी से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर निम्न में से कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, ये होगा। इसको जब गर्म करेंगे तो ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और प्लस यहाँ पे क्या बनता है, वाटर बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। तो ये आपकी गैस निकलती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है कि विषाणु में कौन सा हार्मोन स्रावित होती है, कौन सा होता है, ये होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, विषाणु में ये स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु को यहाँ पे यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, ठीक है। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु कैसा लगेगा, आभासी और छोटे आकार का, वास्तविक और बड़े आकार का, वास्तविक और समान आकार का, ठीक है। वास्तविक और समान आकार का जब भी आप इसको वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और क्या बनता है, समान आकार का बनता है, ठीक है। लाइट चैप्टर में इसको हम कई बार देख चुके हैं, क्वेश्चन के माध्यम से देख चुके हैं। तो पिछला हमारा जब आप वहाँ पर चैप्टर देखेंगे फिजिक्स का, उसमें हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को बता चुके हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद कोई भी अगर आप डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, आपको फिर से हम समझा देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका, इनमें से उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 है, N2O है, यहाँ पे ZNO, तो ZNO जिंक ऑक्साइड, इसको कहते हैं जिंक ऑक्साइड, ठीक, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ZNO ये होगा आपका, यहाँ पे ये क्या होगा आपका, जिंक ऑक्साइड जो है आपका, ये होगा एक उभयधर्मी प्रकृति का होता। अगला देखिए यहाँ पे, अगला कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ½ mv², ठीक है, ½ mv², ठीक है, ये होता है। तो द्रव्यमान और वेग पर यहाँ पे निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग पर ये निर्भर करती है किसी वस्तु, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको आज क्लास अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्त को शेयर करिए। इसके बाद भी अगर आपको वीडियो में डाउट है, क्लास में कोई भी डाउट है तो डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।